गुड मॉर्निंग सभी को। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास एक सब्जेक्ट जो है उसके बारे में अनेकों अवधारणाएं हैं। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो 3 पार्टों के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। इसका अगर अपन पहला भाग देखें तो प्राचीन भारत, दूसरा अगर इसका भाग देखें तो मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरा इसका जो पार्ट है वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। आज हम मध्यकालीन भारत यानी मध्यकालीन इतिहास की पृष्ठभूमि, जो कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फाइनल, एमए फाइनल और अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इसका सार गर्भित अध्ययन करेंगे, यानी इसकी तह तक जाएंगे, और तह तक जाने के बाद जब आपके अंदर रुचि पैदा हो जाएगी, जब आप इसको समझने लगोगे, तब आपके जो क्वेश्चन है वो अपने आप सोल्व होंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट सरल नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट है वो हार्ड नहीं होता। वो डिपेंड करता है हमारी रुचि के ऊपर। जिस सब्जेक्ट में हमारी रुचि होगी वो हमारे लिए इजी बन जाएगा, और जिस सब्जेक्ट में हमारी रुचि नहीं होगी वो डिफिकल्ट बनेगा। इसीलिए क्या है कि वर्तमान में हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। इसी के संदर्भ में अगर अपन देखें तो अगर इतिहास की परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें, तो इतिहास की जो डेफिनेशन है वो अनेकों इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से दी है, जिसके अंतर्गत डीडी कौशाम्बी या अन्य जो इतिहासकार वो बतलाते हैं कि इतिहास जो है वो क्या करता है कि अतीत की घटनाओं का और वर्तमान की घटनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। वो क्या है अपने आप में हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री जरूर हमें अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये हमें परिवर्तन दिखाता है, चेंजिंग दिखाता है, और जहां चेंजिंग है वहां हिस्ट्री है। अगर देखिए यहाँ प्राचीन भारत की अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर अपन सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक सभ्यता में अपन जैन, बौद्ध, मौर्य, गुप्त, अनेकों प्रकार की डायनेस्टी पढ़ते हैं। वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं? प्राचीन भारत में। उसके बाद कुछ चेंज होगा। चेंज ये नहीं कुछ स्थान चेंज होगा, चेंज यानी यहाँ पर जो क्रियाकलाप होते हैं, यहाँ पर जो घटनाएं घट रही है वो यहाँ पर थोड़ी चेंज लगेगी, और वो बदला हुआ रूप क्या कहलाएगा? मध्यकाल। अब क्या होगा? इस प्राचीन से, इस मध्यकाल से यहां पर कुछ चेंज निकल के आएगा, परिवर्तन निकल के आएगा। ये जो युग है जब बदलेंगे तो अपने साथ क्या लेके आएंगे? चेंज लेके आएंगे, और ये चेंज ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। देखिए, एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो कि बच्चों के अंदर किसी विषय के प्रति रुचि पैदा कर दे, और जब आपकी रुचि पैदा हो जाएगी हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, तब मेरा पढ़ाने का फायदा है, आपका पढ़ने का फायदा है। अन्यथा यूट्यूब पर अनेकों चैनल भरे पड़े, आप कहीं से भी देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत लगे, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन डाल देना। मैं आपके उन क्वेश्चनों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज हमारा जो चैप्टर निकल के आएगा वो निकल के आएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि। देखिए, अपने को पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ रहे हैं अपन वो है मध्यकाल का भारत। अगर अपन इसको विश्व संदर्भ में लेके चले, विश्व के संदर्भ में लेके चले, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जटिल
तथ्य अपने सामने उभर कर आएगा। लेकिन पहले अपन धीरे धीरे इसको वर्टिकल टाइप में पढ़ेंगे। यानी क्या होगा, जब मैं आपको भारत का मिडिवल पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको भारत का मिडिवल पढ़ाऊंगा, उस समय आपको मैं विश्व की मिडिवल के साथ अटैच कर दूंगा, तब आपको क्या होगा, आपको धीरे धीरे ये पता नहीं चलेगा कि अपन कब विश्व इतिहास को पढ़ के आ गए और कब इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली। तो देखिए मध्यकालीन भारत, ये मध्यकाल जो भारत है, इसके अंदर अपन जो चैप्टर पढ़ते हैं भारत के अंदर, भारत के संदर्भ में, तो यहां पर पढ़ते हैं अपन तुर्कों का आगमन, यानी लगभग पहली शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी, जो कि कल्हण की एक पुस्तक है रजत रंगिणी, वो हमें इतिहास बतलाती है प्राचीन भारत का। उसके बाद भारत में मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है तुर्कों के आगमन से। और तुर्कों का आगमन भारत में आप सबको पता है 1192 त्राइन का युद्ध, और मोहम्मद गोरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार होती है, और पृथ्वीराज चौहान की हार से ही भारत में तुर्कों का आगमन हो जाता है और राजपूत शक्तियां पीछे हट जाती है। तो तुर्कों का आगमन यानी 1192 से लेकर तुर्कों का आगमन, उसके बाद मुगलों का आगमन, यानी मुगलों का आगमन की अगर अपन बात करें तो 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, और उसके बाद लगभग 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, उस समय क्या होता है कि मुगल अंपायर जो होता है वो अपने आप में लड़खड़ा जाता है। उसके बाद मुगलों के अंदर ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो कि एक बहुत विशाल मुगल साम्राज्य को संभाल सके। उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए उनके अंदर वो कठपुतली बनकर रह गए अंग्रेजों के। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मिडिवल इंडिया का जो भारत में अपन अध्ययन करते हैं वो 1192 से लेकर लगभग 1707, और कुछ मात्रा में अगर देखें तो 1757 प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है। यानी 1192 से लेकर लगभग 1757 का जो इतिहास है वो भारत में मिडिवल में काउंट होता है। अब ये इतने वर्षों का जो इतिहास है वो अपन पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया के अंदर, और यही हमारा आज का चैप्टर रहेगा। यहां पर क्या हुआ, अब अगर आपके मन में ये कौतूहल हो गया होगा कि सर अब हमें कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाएंगे, इल्तुतमिश पढ़ाएंगे, तो ये मैं पढ़ाने को आपको अभी पढ़ा दूंगा, लेकिन होगा क्या, वही रटी रटाई बात, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, फिर इल्तुतमिश आ जाएगा, फिर रजिया सुल्तान आ जाएगी, फिर बलबन आ जाएगा, मुबारक शाह आ जाएगा, उसके बाद अगला जो वंश खिलजी वंश शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अपन इसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। देखिए कोई भी परिवर्तन, कोई भी वर्तमान की जो चीज है उसकी रूट, उसकी जड़ कहां है, अतीत में। देखिए तुर्क भारत में आ रहे हैं, अगर इसके कारण अपने को समझ में आ जाएगा तो पूरा मिडिवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अपन और कई किताबों में देखते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, और हमारे समझ में न आने का एक मुख्य कारण यही होता है। देखिए तुर्कों का आगमन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 सऊदी अरब एक देश है, वहां पर एक क्षेत्र है मक्का। यहां मक्का के अंदर एक व्यक्ति का जन्म होता है, उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद शाह। 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है मक्का के अंदर, और इन्हीं के प्रयासों के द्वारा वहां के जो शेख हुआ करते थे, जो कि अनेकों कबीलों में बंटे हुए थे, वो बुद्ध थे,
मूर्ति पूजा करते थे, अनेकों देवी देवताओं को पूजते थे। उन्हीं को समझाकर और उसी क्षेत्र में इन्होंने अनेकों लड़ाइयां लड़कर और उस मक्का के अंदर इस्लाम धर्म की शुरुआत की। अनेकों कठिनाइयां आई और कठिनाइयों के बावजूद इनको अनेक प्रकार का सैक्रिफाइस करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऐसे धर्म की शुरुआत की। देखिए, इस्लाम धर्म विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि बहुत कम समय में विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ की है, सबसे ज्यादा ये फैला है। इसका मुख्य कारण देखिए, पूरे विश्व के अंदर 3 इंटरनेशनल रिलीजन है, 3 अंतरराष्ट्रीय धर्म है। उनमें पहला आता है क्रिश्चियन, दूसरा है बुद्धिज्म और तीसरा है मुसलमान यानी इस्लाम धर्म। 632 ईस्वी के अंदर इनकी वफात हो जाती है। 632 ईस्वी के अंदर जब इनकी मृत्यु होती है, तब एक प्रकार से ये जो धर्म है वो कमजोर हो गया था और इनके जो अनुयायी थे वो ये मानने लगे थे कि अब शायद इस्लाम धर्म का नवीनीकरण होगा या ये कमजोर पड़ेगा। तब क्या हुआ, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कुछ जो व्यक्ति थे, वहां के जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब के जो घर के सदस्य है यानी उनके जो दामाद है उनको क्या बनाया जाए, धर्मगुरु बनाया जाए। यानी मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए, उनके दामाद को बनाया जाए। जो उनके दामाद के पक्ष में गए वो शिया कहलाए। क्या कहलाए? शिया कहलाए। और दूसरे व्यक्ति जो ये चाहते थे कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति किस आधार पे हो, उत्तराधिकारी की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया के द्वारा हो, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा हो, वो क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। गौर करने वाली बात है, देखिए अपन भारत के अंदर मुसलमानों को लेके आना है। मुसलमान अगर अपन तब लेके आएंगे, पहले इनकी शुरुआत करते हैं। देखिए डिवाइडेशन शुरू हो गया, अब ये उसकी जड़ें यहीं पे निकल के आएगी। अब जो भारत के अंदर अपन तुर्क पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे, उन सब की जड़ें यहाँ पे निकल के आएगी। देखिए 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो कुछ लोगों ने तो क्या कहा कि उनके दामाद यानी उनके घर के कोई या परिवार के कोई सदस्य को क्या बना दिया जाए, उत्तराधिकारी बना दिया जाए। तो जो उनके इस शांति पे जिन्होंने अपना मत व्यक्त किया वो क्या कहलाए? शिया कहलाए। और कुछ व्यक्तियों ने क्या कहा कि नहीं, उत्तराधिकारी जो बनेगा वो किस प्रकार बनेगा? चुनाव प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। और चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अगर बनेगा तो क्या होगा? वो सुन्नी कहलाएंगे। अब इन दोनों के अंदर शिया वर्सेस सुन्नी के मध्य क्या हो गया? संघर्ष पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? संघर्ष पैदा हो गया। अब शिया को जो धर्म चला वो तो रह गया अरबी क्षेत्र में यानी अरब प्रदेश, सऊदी अरब के अंदर अरब प्रदेश में यानी शिया वालों का जो क्षेत्र था, जो मोहम्मद साहब के खूनी रिश्ते से संबंधित थे, वो तो रह गए अरबी क्षेत्रों में। और जो सुन्नी थे उनके अंदर सबसे पहले जो खलीफा बना वो बना अबू कुर्ब, उसके बाद अली, उसके बाद उस्मान, उसके बाद उमर, यानी अलग अलग खलीफा बनते गए। देखिए खलीफा क्या है? खलीफा है मुसलमानों का धार्मिक गुरु। यानी जो मुसलमान हुआ करते थे वो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अपना अपना क्षेत्र, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ये लोग क्या करते थे?
खलीफा बनाते थे और इस खलीफा के अंदर समस्त मुसलमानों की क्या होती थी, धार्मिक आस्था होती थी। जब भी वो कोई नया कार्य करते या किसी क्षेत्र को विजिट करते या किसी क्षेत्र में अपना धर्म प्रसार करते तो वो खलीफा से अनुमति लेते थे। इसी के कारण अबू कुरैब, अली, उस्मान, उमर, इन लोगों की इनके साथ यानी अरब प्रदेश के मुसलमानों की और इन लोगों की आपस में क्या होनी शुरू हो गई, दुश्मनी शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई, दुश्मनी। और इस दुश्मनी का फिर दूसरे लोग क्या उठाने लग गए, फायदा उठाने लग गए। देखिए ये जो लोग थे इनके द्वारा लगभग विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में क्या किया गया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। और वो क्षेत्र क्या कहलाया, ये जो क्षेत्र विजित करते थे वो कहलाता था ऑटोमन साम्राज्य। क्या कहलाता था, ऑटोमन साम्राज्य। देखिए सबसे पहले अबू कुरैब, अली, उस्मान, उमर, ये क्या करते, ये खलीफा थे, इनके अनुयायी ये क्या करते, अपने जो धर्म के अनुयायी होते थे उनको अनुमति देते थे कि आप मध्य एशिया जाइए, आप उस क्षेत्र में जाइए, आप यूरोप में जाइए और अपने धर्म का क्या करिए, प्रचार प्रसार करिए। उसी प्रचार प्रसार के कारण एक पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा मुस्लिम साम्राज्य उभर कर आया और उस मुस्लिम साम्राज्य को क्या कहा गया, ऑटोमन साम्राज्य। शायद आपको याद होगी कि प्रथम विश्व युद्ध में और सेकंड विश्व युद्ध जब हुआ था, उस विश्व युद्ध के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ऑटोमन साम्राज्य ने धुरी राष्ट्रों की सहायता की थी। धुरी राष्ट्रों की सहायता की थी। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे और जर्मनी जो क्षेत्र था, ऑस्ट्रिया वाला जो क्षेत्र था, पर्सा वाला जो क्षेत्र था, वो इनको क्या कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था। इसी के कारण एक विशाल ऑटोमन साम्राज्य का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए आगे, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते 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 कहां तक आ गए, मध्य एशिया तक आ गए। और मध्य एशिया के बाद अब इनकी शुरुआत कहां होगी, भारत में होगी। अब सबसे पहले अपन दो तीन चीजें और पढ़ते हैं। आपको मैं मिडिवल हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले नंबर एक, जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ, जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ, जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ, उस समय भारतीय जो शक्तियां थी, जो राजपूत लोग हुआ करते थे, वो आपस में लड़ रहे थे। इसके कारण ये था कि आपको शायद पता होगा कि जैसे ये भारत वाला क्षेत्र है, ये लोग क्या करते थे कि जैसे यहाँ पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक रियासत है, यहाँ पर एक रियासत है, यहाँ पर एक रियासत है, ये अपने आप को अपने क्षेत्र तक सीमित रखते थे। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी और डी, अगर सी के ऊपर कोई दूसरी शक्ति अटैक कर रही है तो डी को कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय शक्तियां थी। अगर सी के कोई संकट आया, डी को कोई मतलब नहीं है, ए के कोई संकट आया, सी को कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार, और आपको पता होगा कि इन लोगों ने क्या किया, वो अंग्रेजों वाली नीति फूट डालो राज करो की, क्योंकि ये भारतीय जो शक्तियां थी ये अपने आप में क्या होती, बटी हुई थी और इसी का इन लोगों ने फायदा उठाया। सबसे पहले भारत में तुर्कों के आक्रमण के समय बताते हैं कि 1191 पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी, जो कि गजनी का शासक था, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर बताते हैं कि मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और
इसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जब विजय हुई तो इसने अपनी सैनिक शक्ति को थोड़ा कमजोर कर लिया, क्योंकि अब ये सोचने लग गया कि जब तू मध्य एशियन लोगों को हरा सकता है तो भारत में तेरे को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। और इसने सैनिक शक्ति को मजबूत करने की बजाय उसको थोड़ी छूट दे दी, जबकि जस्ट इसके एक साल बाद 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन के सेकंड युद्ध में एक बड़ी सेना लेकर मोहम्मद गौरी दोबारा इसके ऊपर अटैक करता है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाता है और भारत के ऊपर यानी भारत के अंदर बताते हैं कि तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाती है, तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाती है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, यहां से पिछली बार हिट में भी क्वेश्चन आया था कि तराइन के वैसे तो 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन अपने को इसी लेवल पे 2 युद्ध पढ़ने हैं। तीसरा युद्ध अपन जब इल्तुतमिश पढ़ेंगे इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी हारता है, पृथ्वीराज चौहान जीतता है। नंबर 2 1192 तराइन का सेकंड युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही भारत में तुर्की राज्य की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तुर्की राज्य की स्थापना के साथ ही ऐसी एक किंवदंती है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाता है, और गजनी ले जाने पर ऐसा बताते हैं कि इसके साथ इसका एक कवि था जिसका आपने नाम सुना होगा, चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नाम से ग्रंथ भी लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो के माध्यम से यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार से अपनी आंखें सुल्तान को दिखा रहा था, तो सुल्तान गुस्से में आकर उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। तब चंद्रवरदाई सुल्तान को यह कहता है कि मेरा जो राजा है वो शब्द भेदी बाण चला सकता है। तब उसने एक बात कही कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण ता चढ़ी ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान, और पृथ्वीराज चौहान तीर चलाकर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके कुछ गुलाम थे, यानी ऐसा माना जाता है कि इसका जो विश्वसनीय गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर लाहौर से सत्ता स्थापित की थी, जो कि भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका अगला पार्ट अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। कितना ऊपर है